संस्कारी देवरानी की विधवा जेठानी बनी सौतन। एक दिन भूमिका की सहेली रेखा उसके घर मिठाई लेकर आई। अरे क्या बात है रेखा, बड़ी खुश है। और ये मिठाई किस खुशी में? अरे ये मिठाई मेरे छोटे बेटे का रिश्ता लगने की खुशी में है। सच? तेरे बेटे का रिश्ता तय हो गया है? लेकिन कब? अरे अभी कल ही तो हुआ था और आज सगाई है। सगाई? इतनी जल्दी? हाँ भूमिका, मैं जल्दी से जल्दी अपने बेटे की शादी करके अपना फर्ज निभा रही हूँ। तू कब वीर की शादी कर रही है? रेखा के ऐसा बोलते ही भूमिका चुप हो गई। तभी भूमिका की बहू दिया बोली, हम भी अपने देवर जी की शादी गाजे बाजे के साथ बहुत जल्द करेंगे। और आप देखना रेखा जी, हम अपने देवर जी के लिए लाखों में नहीं करोड़ों में एक लड़की चुनेंगे। बिल्कुल सही कहा मेरी बहू ने। लीजिए मम्मी जी। रेखा जी आप भी कॉफी लीजिए। शुक्रिया, मैं कॉफी नहीं पीती, चलती हूँ, नमस्कार। नमस्कार। रेखा चली गई। भूमिका ने भी अब उसके बेटे की शादी करने के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। आखिरकार भूमिका को एक प्रतिज्ञा नाम की लड़की पसंद आई और फिर उसने वीर की शादी प्रतिज्ञा से करवा दी। शादी के बाद कुछ दिन बीत गए। सब कुछ घर में सही चल रहा था। एक सुबह प्रतिज्ञा देवी माँ की आरती उतार रही थी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। क्या बात है, मेरी देवरानी की तो रूप के साथ साथ आवाज भी बहुत प्यारी है। भाभी आप भी आरती के लिए आई हो? नहीं, मैं इस सब में इतना विश्वास नहीं रखती। मैं तो तुमसे कहने आई थी कि मैंने ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया है, आ जाओ। अभी आऊंगी भाभी, पहले देवी माँ को भोग लगा दो। देवी माँ को भोग मैं लगा देती हूँ, तुम जाओ कुछ खा लो। अच्छा ठीक है भाभी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। तुम मेरी बिल्कुल छोटी बहन की तरह हो। अब जल्दी जाओ वरना ब्रेकफास्ट ठंडा हो जाएगा। अच्छा ठीक है भाभी। प्रतिज्ञा और दिया दोनों बड़े ही प्यार से रहती थी। घर में खुशियों ने दस्तक दे रखी थी। अरे दिया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कहाँ हो? जी वो मैं देवी माँ को भोग लगा रही थी, बोलिए। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, सुनिए अपना लंच तो लेते जाइए। क्या बात है, देवी माँ को भोग और फिर लंच भी? हाँ? कुछ खास नहीं। तभी वहाँ वीर आ गया। क्या हुआ? क्या बातें चल रही हैं दोनों हस्बैंड वाइफ में? कुछ नहीं। वैसे भाभी, जब से मेरी शादी हुई है तब से आप मुझे भूल गई हो। कैसे? देखिए, आप लंच भी बस भैया को ही दे रही हो। मैंने देवर जी आपका भी लंच तैयार कर दिया है। सच? वाह, मेरी भाभी तो हजारों में एक है। चलिए अब आप दोनों को देर नहीं हो रही है क्या? अरे अरे, आज तो बहुत लेट हो गया। सूरज के जाते ही उसके हाथ में दिया का मंगलसूत्र अटक गया और टूट गया। तभी वहां प्रतिज्ञा आई। अरे मंगलसूत्र टूट गया? मेरी माँ कहती है मंगलसूत्र का टूटना बहुत अशुभ होता है। तुम फिर से शुरू हो गई। मैं इस सब में ज्यादा बिलीव नहीं रखती। एक मंगलसूत्र ही तो था, फिर से बन जाएगा। दिया वहां से चली गई। सूरज भी अपने ऑफिस जा ही रहा था कि उसकी गाड़ी का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और सूरज वहीं मर गया। सूरज के मरने की खबर सुनकर पूरे परिवार की खिलखिलाती हुई हंसी भयानक मातम में बदल गई थी और दिया अब एक विधवा हो चुकी थी। अब सूरज को मरे एक हफ्ता हो गया था। वीर अपनी भाभी को बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था, जिसे देख प्रतिज्ञा खुश नहीं थी। भाभी, आपको कभी भी मेरी जरूरत हो तो सिर्फ मुझे याद करना, मैं आपके लिए हमेशा मौजूद हूँ। शुक्रिया देवर जी, मेरे पति के बाद अब बस आप ही मेरा सहारा हो। वीर दिया के पास से अपने कमरे में आया और सो गया। तभी आधी रात को दिया को लगा कि उसके कमरे में एक सांप है और उसने वीर को फोन कर दिया। अरे इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? हेलो हेलो देवर जी, जरा जल्दी से यहाँ आ जाइए। मेरे कमरे में शायद कोई भयंकर सांप है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप जल्दी आ जाइए। अरे आ रहा हूँ, आप घबराओ मत, मैं अभी आया भाभी। वीर जल्दी से दिया के कमरे की तरफ भागा। वीर के भागने की आवाज सुनकर प्रतिज्ञा भी उसके पीछे पीछे चली गई। भाभी, कहाँ है सांप? वो वीर जी,
वहाँ उस चादर के नीचे। वीर ने चादर हटाई। प्रतिज्ञा भी ये सारा मंजर छिपकर देख रही थी। चादर हटाने पर वहां कुछ भी नहीं था। अरे भाभी, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, आप बेकार में ही डर रही थी। कुछ भी नहीं है। इससे पहले दिया कुछ और बोलती, प्रतिज्ञा तालियां बजाती हुई निकल आई। वाह भाभी जी वाह, कमाल है। अभी तो आपके पति को मरे 1 महीना नहीं हुआ, आपने अपने देवर पर डोरे डालने शुरू कर दिए। ये तुम क्या बोल रही हो? इतनी रात को सांप का बहाना बनाकर आप मेरे पति को बुला रही हो। वाह, क्या दिमाग पाया है आपने भाभी जी, आपकी तो दाद देनी पड़ेगी। ये तुम क्या बोले जा रही हो प्रतिज्ञा? उनके बोलने की आवाजें सुनकर भूमिका भी वहां आ गई। अरे बाबा, इतनी रात को यहाँ क्या चल रहा है? आप चुप रहिए और मुझे सच सच बताइए कि आप दोनों के बीच चल क्या रहा है। What? तुम हम पर शक कर रही हो प्रतिज्ञा, लेकिन जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। आप तो चुप ही रहिए। मुझे मुंह पर अपनी बहन बोलती हो और पीठ पीछे मेरा घर तोड़ने की साजिश करती हो। कैसी बहन हो आप? प्रतिज्ञा, तुम गलत समझ रही हो। मैं कुछ भी गलत नहीं समझ रही हूँ। आपसे तो बात करना ही बेकार है। वीर जी, मैं अब कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। मुझे अब डिवोर्स चाहिए। क्या बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। वीर जी को शुरू से ही मैंने बिल्कुल अपने बच्चे की तरह माना है और प्रतिज्ञा तुम्हें अपनी बहन की तरह। फिर भी तुम्हारा घर तोड़ने जैसा कुछ मैं सोच भी कैसे सकती हूँ? झूठ, बिल्कुल झूठ। भाभी सही कह रही हैं प्रतिज्ञा। तुम अपनी आंखों से इस शक की पट्टी को उतारकर सच्चाई देखो, तब तुम्हें नजर आएगा कि क्या सच है। भाभी ने बचपन से मुझे बहुत ही प्यार से रखा है। मेरी इस घर में 2 माँ थीं, एक मुझे जन्म देने वाली और दूसरी मुझे पालने वाली, और यही वजह है जो आज इनके इस मुश्किल वक्त में मैं इनके साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। मैं कभी अपनी माँ जैसी भाभी को अकेला नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे जो हो जाए। और अगर तुम अब भी डिवोर्स ही चाहती हो तो मुझे मंजूर है। अपने पति और जेठानी की बातें सुनकर प्रतिज्ञा को अपनी गलती का एहसास हो गया। नहीं, मुझे कोई डिवोर्स नहीं चाहिए। मैं बहुत गलत थी। दिया भाभी, वीर जी, माँ, आप सब प्लीज मुझे माफ कर देना। मेरे मन को बुरे ख्यालों ने घेर लिया था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। हो सके तो सभी मुझे माफ कर देना। तुम माफी मत मांगो। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो शायद यही करता, लेकिन मेरा और वीर जी का रिश्ता बस एक देवर और भाभी का ही है और कुछ नहीं। प्रतिज्ञा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब वो वीर को दिया के पास जाने से न कभी रोकती और न ही कभी शक करती, और सभी घर में खुशी खुशी रहने लगे। गंगा देवी का घर फूल लड़ियों से जगमगा रहा था। पूरा घर भी रिश्तेदारों से भरा हुआ था, मगर गंगा के मन में खुशी के बजाय आग लहक रही थी। उसकी आंखों के सामने उसका बेटा अनिल खड़ा था, जिसके बगल में अनिल की पत्नी बबीता खड़ी थी। उसने एक फीकी सी पुरानी साड़ी पहनी हुई थी। उसके हाथों में एक बक्सा था। गंगा तो बस बबीता पर कुड़कुड़ाई जा रही थी। अरे मेरे तो भाग्य ही फूट गए। इसके गरीब माँ बाप ने तो हमें ठग लिया। अरे दहेज में कुछ ना सही तो एक चेन अंगूठी दे देते। अनिल, मैं तुझसे पूछती हूँ, आखिर तुझे इस गरीब की बेटी में ऐसा भी क्या भा गया? ये सोच सोचकर बबीता का जी बैठा जा रहा था कि अभी तो अपने ससुराल के भीतर पैर भी नहीं रखा, तभी उसे अपनी सास से इतना सब कुछ सुनना पड़ रहा है। तो आगे आखिर क्या होगा? आखिरकार एक लड़की जब बहू बनती है तो कई सारे सपने अपने साथ लेकर आती है, मगर बबीता का सारा सपना सास की तीखी बातों से जैसे टूटकर बिखर गया था। तभी अनिल बबीता की आंखों में झांककर उसके आंसू भांप जाता है और बोलता है, माँ बस भी करो। बबीता के बाबूजी बहुत गरीब है बेचारे, कहाँ से देते तुम्हें भर भर के दहेज? हाँ भाग्यवान, अरे कुछ तो सोचो, हम भी एक बेटी के बाप हैं। एक गरीब बाप के लिए बेटी को ब्याहना पहाड़ जैसा मुश्किल होता है। बस बस, तुम दोनों बाप बेटे तो रहने ही दो। अरे इतना बड़ा घर बार है हमारा, किसी अमीर की बेटी ब्याही होती तो मुंह मांगा दहेज मिलता। लाखों का है मेरा अनिल। इसके बाद बबीता अनिल के साथ कमरे में आ जाती है और उसके मन का दुख आंखों से झरझर बहने लगता है। अरे बबीता, तुम रो क्यों रही हो यार? अजी आपने सुना नहीं, माँ जी ने मेरे माँ बाबू जी को कितना कुछ कहा। एक गरीब बाप अपनी बेटी को बरसों पाल पोस कर उसे बड़ा करके किसी दूसरे के घर के लिए देता है। इससे बड़ा दहेज और क्या होगा? मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ बबीता, अब ज्यादा मत सोचो, ठीक है? सो जाओ।
ये कहकर अनिल सो गया, मगर बबीता मन ही मन चिंता में घुलती जा रही थी। तभी सुबह के 4 बजते ही बबीता की सास जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है, जिसकी वजह से डर के मारे बबीता की नींद टूट जाती है। इतनी सुबह कौन हो सकता है? बबीता दरवाजा खोलती है तो सामने अपनी सास को देखकर कहती है, अरे माँ जी, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ? अरे आज ससुराल में तेरा पहला दिन है, चल जल्दी से नीचे आ जा। पूरा घर फैला हुआ है और किचन भी कढ़ाई हांडी से भरा हुआ है, उसे भी तुझे ही धोना है, समझी? बबीता की आंखों पर नींद नाच रही थी, मगर ससुराल के पहले दिन सास के कहे काम को मना करने का सवाल ही नहीं उठता था। इसलिए बबीता सुबह 4 बजे से ही सफाई में जुट गई। तभी उसकी सास की ननद निर्मला वहां आकर कहती है, अरे नहीं बहू, तू इतनी सुबह सुबह ही घर के झाड़ बहार में क्यों लग गई है? मैंने कहा है इसलिए निर्मला दीदी, आज इसका ससुराल में पहला दिन है। आप जानती नहीं है, ये गरीब घर की आई लड़कियां बहुत चालाक होती है, काम से भागती है। मगर गंगा भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं, ना तो मैं इसे ढील छोड़ूंगी, ना ये आलस दिखाएगी। निर्मला को गंगा का अपनी बहू के प्रति अत्याचार भरा रवैया बहुत अखरता है, मगर वो खुद मेहमान बनकर उस घर में ब्याह में आई थी, इसलिए वो चुप रही। घर की साफ सफाई और शादी के ढेरों ढाक बर्तन मांझ बेचारी बहू का मन थक कर चूर हो जाता है। जिसके बाद गंगा बहू की पहली रसोई में उसे बहुत कुछ बनाने को कहती है। सुन मेरी गरीब बहू, आज ससुराल में तेरी पहली रसोई है, इसलिए छोले पूरी पुलाव बना देना। तेरे ससुर जी पूरी नहीं खाते, इसीलिए उनके लिए सादे फुलके सेक देना। और हाँ, मेरी मनोरमा जिज्जी के लिए कड़ी चावल बना देना। बाकी मीठे में हलवा तो तुझे बनाना ही है। चलिए भाभी, मैं खाना बनाने में आपका हाथ बटा देती हूँ। अरे तू क्यों उसकी मदद करेगी, उसके हाथ टूट थोड़ी गए हैं। मेरी प्यारी ननद, तुम चिंता मत करो, मैं सारा खाना बना लूंगी, तुम बाहर जाओ। इसके बाद जहां ससुराल और घर में आए मेहमान एसी की ठंडी हवा में मजे से खाने की मेज पर बैठकर बातें कर रहे थे, वहीं गरीब बहू को अकेले ही भरी गर्मी में खाना बनाना पड़ रहा था। जिसके बाद बबीता अपनी पहली रसोई में बनाया हुआ सारा खाना ससुराल वालों के सामने परोसती है, जिसे खाकर सभी बहू की वाहवाही करते हैं। अरे वाह नई बहू, क्या स्वादिष्ट कड़ी बनाई है तूने, खाकर दिल खुश हो गया। हाँ बहू, ये छोले पूरी भी बड़े ही लाजवाब बने हैं। बुआ मौसी, सबसे स्वादिष्ट हलवा बना है, एक बार चख कर देखो, मुंह में जाते ही स्वाद घुल जा रहा है। अरे ये लो बबीता बहू, मेरी तरफ से तेरा शगुन। हाँ बहू, ये ले, तेरे लिए बरेली से सोने की बालियां बनवा कर लाई हूँ। मनोरमा पहली रसोई की रस्म में शगुन में बबीता को सोने की बालियां देती है, तो निर्मला चांदी की चूड़ियां। वहीं हरी अपनी बहू को पैसे की गुड्डी देता है, जिसे देखकर लालची गंगा मन ही मन गुस्से से लहक उठती है और कहती है, अरे अरे बस भी कीजिए आप सभी, इस गरीब की बेटी को इतना मान देंगे तो इसका मन बढ़ जाएगा। अपनी सास के तीखे ताने सुनकर बबीता की आंखें नम हो जाती है। इस तरह गंगा बेचारी गरीब बहू के साथ ससुराल के पहले दिन में बहुत सारी मुश्किलें खड़ी करती है और उसे सारा दिन नौकर की तरह अपने इशारों पर नचाती रहती है, जिससे घर आए मेहमान बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। अरे गंगा भाभी, आप ये सुबह से बेचारी बहू को कामों में उलझाए हुए हैं। अरे वो भी तो किसी की बेटी है, बेटी थी, मगर अब वो इस घर की बहू है और बहू ससुराल में काम करने के लिए ही आती है। अपनी माँ की सोच पर नेहा उसे बोलती है, माँ फिर तो कल को जब मैं किसी की बहू बनूंगी तो क्या मेरी सास भी मेरे साथ ऐसा ही करेगी? ये सुनकर गंगा की आंखों पर अपनी बेटी की बहू की छवि छिटक पड़ती है और ये सोचकर उसका मन भर आता है और उसकी आंखों पर अपनी बहू के साथ ससुराल के पहले दिन में की गई बातें उभर आती है, जिससे गंगा को अपनी गलती का पछतावा हो जाता है। हे भगवान, ये मैंने गुस्से में अपनी नई बहू के साथ क्या कर दिया। अपनी बहू के गरीब होने के कारण मैंने अपने मन में इतनी खटास भर ली कि उसके साथ घुलने मिलने की जगह उसे ये एहसास कराती रही कि ये उसका ससुराल है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है गंगा, जा बस नजर भरकर उसे बेटी के जैसे देख लेना, वो सब भुला देगी। इसके बाद गंगा अपनी बहू के मायके में फोन करके उसकी पसंद का खाना पूछती है और बबीता के लिए अपने हाथों से खोई की खीर बनाकर उसके कमरे में ले आती है। माँ जी, आप यहाँ? कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। सुबह से तो काम ही कर रही है बहू। देख, तेरी सास ने तेरे लिए खीर बनाई है, थोड़ा सा खा ले। अपनी सास के हाथों से खीर खाकर बबीता को अपनी माँ की याद आ जाती है। तभी गंगा कहती है,
बबीता बहू, मुझे माफ कर देना। आज ससुराल में तेरा पहला दिन था और मैंने तेरे इस दिन को पहाड़ जितना मुश्किल कर दिया। तुझे गरीब की बेटी कह कहकर कोसती रही, पर जब बात अपनी बेटी पर आई तब मुझे तकलीफ का एहसास हुआ। पैसे के लालच में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि तुझे बुरा भला कहती रही, मगर अब ये तेरी सास तुझसे वादा करती है कि इस ससुराल में आने वाला हर दिन खुशियों से भरा होगा। इस तरह गरीब बहू का ससुराल में पहला दिन खट्टे मीठे एहसास से भरा हुआ बीतता है और आखिर में अपनी सास के इस कहे पर गरीब बहू के बुझे मन की आस जग उठती है और बबीता का हर दिन हंसते खेलते हुए बीतने लगता है।